कैसे हो बच्चों? एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नैनोमीटर क्लासेस में। तो अभी तक हमने स्प्रिंकल सिस्टम तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रिप सिस्टम तक। बेटा, ड्रिप सिस्टम होता क्या है? बेसिकली ड्रिप सिस्टम में एक पाइप ले लिया जाता है, उसमें छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो नीचे ये पाइप दिख रहा होगा आपको। ये कुएं में से मोटर लगा के पानी को बाहर खींचा जा रहा है और इस पाइप को कनेक्ट किया जा रहा है आगे मल्टीपल पाइपों के साथ। और ये पाइप आगे जाके बेटा क्या होता है कि हर पौधे में जब ये पाइप होता है तो वहाँ पे एक छेद कर दिया जाता है। तो वहाँ से क्या होता है कि वो पानी धी बूंद बूंद करके रिसता है और मिट्टी में चला जाता है। ठीक है? तो वो बूंद बूंद पानी पौधे को मिलता है और उससे क्या होता है कि धीरे धीरे रिस रिस के पानी में रिसाव होता है और मिट्टी के थ्रू पानी पौधे में चला जाता है। तो इसको बेटा हम कहते हैं ड्रिप सिस्टम और इसे ही हम ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। In this system, the water falls drops by drop directly near the roots. अब ध्यान से देखिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। इसका मतलब क्या है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएगा और नियर द रूट जाएगा। ओके बच्चों, सो इट इज कॉल्ड ए ड्रिप सिस्टम। इट इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग फ्रूट प्लांट। अब बेटा देखो, फ्रूट के प्लांट्स होते हैं ना, फ्रूट प्लांट कौन से होते हैं जिसपे फल लगते हैं। तो आप कोई भी फ्रूट प्लांट ले सकते हो, जैसे कि आपका गुआवा हो गया या फिर आपका कौन सा हो गया, संतरे हो गए, ऑरेंजेस हो गए। ठीक है? तो ये गार्डन्स में ट्रीज में फ्रूटिंग जो प्लांट देते हैं उसमें किया जाता है। फिगर 1.5 में ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, ये देख लीजिए, नीचे ये फ्रूट प्लांट्स हैं। इसमें ड्रिप इरिगेशन लगाई जाती है, यानी कि सीधा पाइप से पानी नहीं दिया जाता, पाइपों में जगह जगह छेद कर दिए जाते हैं और उन छेदों से थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद पानी निकलता है और वो जाके क्या करता है, पौधे को नरिशमेंट करता है। ठीक है बच्चों, वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इस सिस्टम से पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है और ना ही कभी होगा। इट इज अ बोन इन अ रीजन वेयर द एबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। देखो, ये उस एरिया के लिए बहुत ही अच्छा रहता है जहाँ पे पानी की अवेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लो हो, यानी कि वहाँ का वाटर लेवल भी डाउन हो और वहाँ पे इजीली पानी मिलता भी ना हो। तो चलिए, ये आपका ड्रिप इरिगेशन भी हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था अनवांटेड प्लांट्स। आम भाषा में वीड्स कहा जाता है खरपतवार को। अब जो जो बच्चे इस वर्ड से फैमिलियर हैं, खरपतवार क्या होती है, उन्हें तो समझ आ गया होगा। लेकिन जिन बच्चों को खरपतवार का मतलब नहीं पता है, मैं उन्हें समझाता हूँ खरपतवार होती क्या है। सपोज जैसे कि आपने कभी अपने घर में या गार्डन में प्लांट लगाया, गमले में या गार्डन में, तो वहाँ पे क्या होता है कि घास पैदा हो जाती है, उसको वीड बोला जाएगा, यानी कि अनवांटेड प्लांट जो हमें चाहिए नहीं था, पता नहीं अपनी मर्जी से खुद ही पैदा हो गए, है ना? तो देखो, प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स कैसे हैं। भोजो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाय wheat field and saw that there were some other plants in a field growing along with the plants। तो देखो, ये बूझो पहेली, इन तो हर जगह घुस जाते हैं भाई, इनका तो काम ही है दरवाजा खोलो घुसो और सब दिन कहते हैं वेलकम, बिना आवाज से घुस जाते हैं हर जगह है भाई। अब देखो, ये एक खेत में चले गए बेटा, और वो कौन सा खेत था? वीट, यानी कि गेहूं का खेत था। अब इन्होंने देखा भी गेहूं के पौधे तो लगे हुए हैं वहाँ पे, बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ग्रीन ग्रीन, और साथ ही बहुत सारे ग्रीन ऐसे प्लांट्स हैं जो कि वीट से एकदम अलग है देखने में। तो देखो, फंडा क्या है, हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली? क्या आपको लगता है किसी पर्पस से या किसी प्रोस्पेक्टिव से ये प्लांट्स लगाए गए हैं गेहूं के साथ, वीट्स के साथ? बताइए। चलिए पढ़ते हैं। If a field many other undesirable plants may grow naturally along with the crop, these undesirable plant called a weed। अब देखो कि अगर वहाँ पे ऑटोमेटिकली कोई प्लांट उग जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, तो वो अनडिजायरेबल प्लांट से, यानी कि उससे हमें कुछ नहीं लेन देन, वो सिर्फ बेवकूफ़ी है उन्हें रखना या ना रखना। अगर हम उन प्लांट्स को नहीं उखाड़ के फेंकेंगे, उस पे वीडीसाइड नहीं डालेंगे, तो होगा क्या, वंस अ टाइम वो सारा का सारा नरिशमेंट खुद चूस लेंगे और हमारे जो गेहूं के पौधे हैं वो अच्छे से नरिश नहीं हो पाएंगे, अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे, और उसी को हम वीड्स कहते हैं, यानी कि अनडिजायरेबल अनवांटेड प्लांट्स। तो देखो, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द रिमूवल ऑफ द वीड इज कॉल्ड ए वीडिंग। वीडिंग क्या होती है? वन वर्ड क्वेश्चन बनता है, वीडिंग, WEEDING, यानी कि निकालना, गंदे गंदे पौधे, अनडिजायरेबल पौधों को निकालना, इसे वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज अ नेसेसरी सिंस वीड कंप्लीट्स with the crop plants for water, nutrient, space and light।
देखो यार, 2 पौधों के बीच में अगर 2 घास के पौधे हो गए, 2 गेहूँ के पौधों के बीच में अगर 2 घास के पौधे हो गए, तो भैया देखो वो पानी भी चूसेंगे, वो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसे भी चूसेंगे, ठीक है? वो स्पेस भी कवर करेंगे, यानी जो रूट्स ने फैलना है ना, वहाँ पे वो अपनी रूट्स फैला देंगे बड़ी-बड़ी। इसके अलावा सनलाइट भी यूज़ करेंगे, वो तो सारा काम यूज़ करेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ पे हमारे 2 प्लांट थे उसके गेहूँ के, वहाँ पे 4 प्लांट हो गए, 2 घास के, 2 गेहूँ के। तो वो दोनों घास के प्लांट तो बेवकूफ़ों की तरह पैदा हो रहे हैं। उनका तो कोई यूज़ ही नहीं है, समझ रहे हो ना? इसलिए उन्हें निकालना ज़रूरी है। आई थिंक आपको अभी तक सब कुछ समझ आ ही गया होगा। Thus they affect the growth of a crop. Some weeds interfere even in a harvesting and may be poisonous for the animals and human beings. अब बेटा कुछ घास के पौधे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक पॉइजनस होते हैं, जानवरों के लिए भी, हमारे लिए भी। इसीलिए उन्हें हार्वेस्टिंग से पहले-पहले निकाल के फेंक दिया जाता है। ठीक है? और हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई करना, फलों की, सब्जियों की, यानी कि खेतों में से तोड़ना उन्हें, ये नहीं घर पे लाके काट के खाना, ठीक है? Farmers adopt the many way to remove the weeds and control their growth. Tilling before snowing of the crop help in uprooting and killing of the weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. The best time of removal of the weed is before they produce flower and seed. देखो, फार्मर्स के वास्ते वैसे बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन एक उन्होंने कॉमनली मेथड क्या अडॉप्ट करा हुआ है कि वो उन्हें जड़ से ही निकाल के फेंक देते हैं, और जड़ से निकाल के फेंक के वहीं पे सॉइल पे फेंक देते हैं, और वो जब दोबारा से सॉइल को मिक्सअप करते हैं ना, खोदते हैं, उखाड़ते हैं, तब वो उसमें मिक्स हो जाते हैं और वो एज ए एक्ट करता है मैन्योर, ठीक है? और यही है कि उसका सबसे बेस्ट मेथड क्या है, इससे पहले कि उस अनवांटेड प्लांट के ऊपर फ्लावर्स आ जाएँ, बिकॉज़ बेटा 1 फ्लावर्स उसके ऊपर आ गए तो वो पॉलिनेशन करेगा, और पॉलिनेशन से वो अपने आप को आगे मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। तो बेटर यही होता है कि इससे पहले उस पे फ्लावर्स आएँ अनवांटेड प्लांट्स के ऊपर, हम उन्हें निकाल के फेंक दें, क्योंकि फ्लावर जैसे आया तो सीड्स आएँगे, सीड्स आया तो आगे वो 1 के 2, 2 के 4 ऐसे पैदा होते चले जाएँगे। The manual remover include a physical removal of the weed by uprooting or cutting them क्लोज द ग्राउंड। अब बेटा जब भी आपने कभी अपने गार्डन में माली को काम करते हुए देखा होगा तो वो घास को पकड़ के खींच देता है। तो इसे बोलते हैं अपरूटिंग, यानी कि हमने उसको रूट से ही बाहर खींच दिया पकड़ के। ठीक है? जैसे हमने किसी पौधे को पकड़ के खींचा तो वो बाहर आ गई, उसकी जड़ें बाहर आ गई। इसे अपरूटिंग बोल लेंगे। या फिर क्या करते हैं, जब जड़ें बाहर नहीं आती तो उसको काट देते हैं ऊपर-ऊपर से। यानी कि एकदम ज़मीन के तने से काट दिया, ज़मीन पे लगा के, अब रूट अंदर रहेगी और ऊपर का सारा प्लांट उड़ गया। इससे भी क्या होता है कि वो इतना नुकसान नहीं पहुँचा पाता हमारे खेत को, हमारे और प्लांट्स को। ओके बच्चों? दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए खुरपी। खुरपी आप सबने देखा होगा, खुरपा आपके घरों में होगा भी। नहीं देखा तो गूगल पे जाओ, सर्च करो खुरपी या खुरपा टाइप करो, आपको दिखेगा वो लकड़ी का या लोहे का होता है। लकड़ी का उसको हैंडल होता है पकड़ने वाला, और आगे से लोहे का होता है, ठीक है? अ सीड ड्रिल फिगर 1.2 बी में आपको मैं दिखाऊँगा, 1.2 बी ऊपर जाके, इज़ ऑल्सो यूज़ फॉर अपरूटिंग ऑफ द वीड्स। अब बेटा सीड ड्रिल क्या होता है? सीड ड्रिल एक तरीके का हमारा वो प्रोटेक्टर है, वो हेल्प करता है निकालने में, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। वीड आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड द वीडीसाइड्स। अब बेटा देखो, वीडीसाइड्स क्या है? ये एक तरीके की दवाई होती है जिसे हम पानी में मिक्स करते हैं और उसके बाद अपने पेड़ पौधों के ऊपर छिड़कते हैं। तो वीडीसाइड्स क्या है? जैसे गेहूं के वीडीसाइड्स अलग होते हैं, ठीक है? चावल के वीडीसाइड्स अलग होते हैं। हर प्लांट का एक अपना वीडीसाइड्स होता है, यानी कि जैसे गेहूं के दौरान जो जो घास पैदा होती है, तो वो गेहूं को नुकसान नहीं पहुंचाएगा वीडीसाइड। जैसे हम उसे छिड़केंगे तो उसके पास जो भी घास होगी, अनवांटेड प्लांट होंगे, वो जल के राख हो जाएँगे, सूख जाएँगे, ठीक है? उसे हम वीडीसाइड्स कहते हैं, राइट? तो उसके लिए हमें वो खुरपी से उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम वो पानी को भरते हैं टैंक में और उसमें थोड़ी-सी दवाई डालते हैं, मिक्स करते हैं और पूरे खेत में छिड़कते चले जाते हैं। जिससे जो भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो खत्म, मर गए, ओके, बाय-बाय, टाटा, बाय-बाय हो गया उसका, ठीक है? लाइक 2 और 3 डेज़, 2 टू 4 डेज़, यानी 2-4 दिन ही करना होता है, और जितने भी आपके वो अनवांटेड प्लांट्स हैं, वो जल के मर जाएँगे। यानी स्प्रे करा और अनवांटेड प्लांट मर जाएँगे। याद रखना, इससे हमारी क्रॉप के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी क्रॉप नहीं बेकार होगी, हमारी क्रॉप नष्ट नहीं होगी, ठीक है? दीज़ आर अ स्प्रे इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। अच्छा, ये स्प्रे को हम फील्ड्स में डालेंगे, खेतों में, किस लिए? जो भी अनवांटेड क्रॉप्स है उसे खत्म करने के लिए। बट ये डैमेज नहीं करेगी हमारी क्रॉप को, साफ लिखा हुआ पढ़ सकते हो। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद द वाटर
टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रे इन अ फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर। अब जाहिर सी बात है, मैंने पहले बताया भाई इसे पानी में मिक्स करना है और पानी में मिक्स करके इसे अपने स्प्रे वाले टैंक या टब में डालना है और उसके बाद इसको पीछे कमर पे लटकाना है। देखो किसान अंकल ने कैसे फोटो में अपनी कमर के पीछे टैंक को लटकाया है और वो पूरे खेत में डाली जा रहा है। अब आप ध्यान से देखो, सिर्फ हरे हरे जो पौधे खड़े हैं, कौन से खड़े हैं? गेहूं के पौधे खड़े हैं, बाकी जो अनवांटेड प्लांट्स थे वो सूख सूख के खराब हो गए हैं। आप देखो बीच बीच में सूखे सूखे काले काले पौधे भी दिखेंगे आपको, ठीक है। चलिए, डू वीडीसाइड हैव एनी इफेक्ट? ये देखो, ये आप भैया सोच रहे हैं ना, ये मुंह के नीचे उंगली रख के देखो ये क्या सोच रहे हैं, पढ़ते हैं। डू वीडीसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन अ पर्सन हैंडलिंग विद द वीडीसाइड स्प्रे? कह रहा है ये जो वीडीसाइड है, जो पेड़ जो छोटे छोटे प्लांट्स को जला के ख़त्म कर देता है, क्या इसका कोई इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट है उस फार्मर के ऊपर जो इसे फार्म लैंड में खड़ा होके या खेत में खड़ा होके छिड़क रहा है पेड़ पौधों के ऊपर? यार ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार। बताओ, वो पेड़ पौधे जल रहे हैं, घास जल रहा है, बंदा तो नहीं जल जाएगा कहीं? चलो देखते हैं। जैसे जैसे लगता है ना बंदा जल जाएगा या उसे कोई इन्फेक्शन होएगी, वो बताओ कौन सी इन्फेक्शन हो सकती है, कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो, एज ऑलरेडी मेंशन द वीडीसाइड्स आर स्प्रे ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। कहते हैं ये हमने ऑलरेडी बता दिया है कि हम वीडीसाइड को कब डालते हैं। हम वीडीसाइड को तब डालते हैं जब फ्लावरिंग ना हो और सीड ना आए। क्लियर है सारों को? सारे सारे बच्चों को समझ आ चुका है कि वीडीसाइड कब डालना है? जब प्लांट्स पे फ्लावर और सीड्स ना आए। वन वर्ड क्वेश्चन फिर से बन गया है, ठीक है। आगे देखिए, स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। जाहिर सी बात है, वो क्या करते हैं, जो वीडीसाइड्स होते हैं ये फार्मर की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। अब जो जो बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखने को सोच रहे थे ना, लिखो भाई हाँ करते हैं। फार्मर की हेल्थ को नुकसान होता है इसे स्प्रे करके। सो दे शुड यूज देम दीज केमिकल वेरी केयरफुली। तो ये केमिकल जो पानी में मिला के टैंक में डाला हुआ ना, कमर पे टांगा हुआ, इसे बहुत ही ज़्यादा सावधानी से केयरफुली यूज़ करना पड़ता है। इतना इजी नहीं होता ये यूज़ करना। ओके बच्चों, ओके। सो they should cover their nose and mouth with a piece of cloth during the spray of this chemical। तो वो बेचारा किसान क्या करता है, वो एक कपड़ा लेता है, उसे मुंह पे बांधता है और ढक लेता है अपनी नाक को, अपने मुंह को। एज लाइक जैसे कोरोना में हम सब ने मास्क पहने थे ना, तो बेचारा हमसे पहले से ही मास्क पहन के घूम रहा है खेतों में, डक 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 डक। और आजकल का कुछ किसान तो इतना मॉडिफाई हो चुका है, वो चश्मा भी पहनता है कि आंखों में ना चला जाए, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, केमिकल है, वो आंखों में जाएगा, इरिटेशन करेगा, आदमी की आंखें भी खराब हो सकती हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगला जो पार्ट है वो आता है हमारा हार्वेस्टिंग। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि कैसे हमें फसल को काटना है। अब जैसे आपके घरों में किसी के अमरूद का पौधा लगा हुआ है, तो भैया जब उस पर वाइट कलर के फ्लावर आते हैं बच्चों, तभी तो आप अमरूद नहीं तोड़ लेते। वाइट कलर के फ्लावर्स के बाद छोटे छोटे अमरूद आते हैं कंचे जैसे, फिर वो बड़े होते हैं, फिर और बड़े साइज़ का होता है, फिर उसका कलर लाइट होना शुरू हो जाता है, फिर ग्रीन हो जाता है, लाइट ग्रीन, और फिर येलो होता है। जब येलो सा हो जाता है फिर आप तोड़ के खाते हो। जब उसको तोड़ने का टाइम होता है ना, राइट, उस टाइम को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब चाहे आप वो फसलों की कर लो, क्रॉप्स की, गेहूं की, चावल की, बाजरा की, मक्के की, धान की, किसी की, या फिर किसी फ्रूट की कर लो, या फिर किसी वेजिटेबल की कर लो, उस प्रोसेस को बोला जाता है हार्वेस्टिंग। ओके। तो जैसे जैसे हार्वेस्टिंग समझ आ गया, कैन राइज योर हैंड्स एंड आस्क द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, और अगर हैं तो डालिए कमेंट बॉक्स में, मिलेगा आंसर। नहीं मिलेगा तो आप शिकायत कीजिएगा, सर जी आंसर नहीं बताते, ठीक है। तो देखो, हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। भैया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है क्या? हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो अगेन पूछा जाएगा वन वर्ड क्वेश्चन, विच टास्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर? तो हार्वेस्टिंग पर टिक मार देना, एक नंबर पक्का। द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ मैच्योर। मैच्योर का मतलब क्या है? अच्छे से पक गया, अच्छे से तैयार हो गया, इसे मैच्योर कहा जाता है। वही अमरूद वाली स्टोरी पे आ जाते हैं हम। जब अमरूद छोटा सा था, हरा सा था, फ्लावर था, तब तो नहीं तोड़ा ना हमने। फिर वो साइज में थोड़ा 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 बड़ा होना शुरू हो गया। एक टाइम आया जब वो लाइट ग्रीन कलर का हो गया, हमने तब भी नहीं तोड़ा, क्योंकि हमें लग रहा था और अच्छे से पकेगा। फिर वो जब येलोइश कलर में आ गया, अब हमें कॉन्फिडेंस हो गया भाई इसके बाद ये ब्लैक हो जाएगा और नीचे गिर के ख़राब हो जाएगा, इसमें टूट जाएगा, सूख जाएगा। तो हमने उसको, जब येलोइश था, वो एक राइट टाइम था, वो मैच्योर हो चुका था, तब उसे तोड़ लिया।
और जैसे हमने तोड़ा तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हार्वेस्टिंग। ठीक है बच्चों? द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर pulled out or cut close to the ground. It usually take 3 to 4 months for a cereal crop to mature. देखो हार्वेस्टिंग में मोस्टली क्या होता है कि वो क्रॉप को काटते हैं। जैसे फसल है, गेहूं चावल की कोई सी भी फसल है, तो दालें हैं जैसे आपकी सीरियल्स वगैरह कुछ भी लगा दीजिए, पल्सेस वगैरह, तो उनको ज़मीन से काटा जाता है, जड़ों से खींचा नहीं जाता, काटा जाता है। और फिर ये 3 से 4 महीने लगते हैं काटने से पहले, 3 से 4 महीने तक इन्हें मैच्योरिंग टाइम लगता है। जैसे आपने सपोज़ कीजिए कोई नवंबर में लगाया है किसी चीज़ को, या फिर अक्टूबर में लगाया, वो फरवरी या मार्च में जाके मैच्योर हो जाएगा, फिर उसे काटा जाएगा। ठीक है? हार्वेस्टिंग इज़ इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली और बाय द सिकल। ठीक है? देखो ये मैनुअली कैसे की जाती है? मैनुअली मतलब हाथों से। और सिकल क्या है? ये साइड पे देखिए दाती सी दिख रही है ये, जैसे कि वो हाथ में हैंडल पकड़ा हुआ है और ये शी शेप की छोटी-सी तलवार है। बेटा इसकी हेल्प से काटना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो इसे सिकल कहते हैं। तो ये भी आपका है, वो हार्वेस्टिंग का टूल कौन-सा है बेटा? हार्वेस्टिंग के लिए टूल आता है सिकल, ओके? SICKLE। और बाय द मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। याद देखो बेटा, अगर खेत बहुत ज़्यादा 100-100 200-200 बीघे का खेत है, तो बेटा वो सीकल से कितने दिन में काटेगा? इतने में तो अगली फसल लगाने का टाइम आ जाएगा। एक दिन में कितना खेत काट लेगा? आधा खेत, है ना, एक आदमी। तो वो हार्वेस्टर एक बड़ी-सी मशीन होती है ट्रैक्टर जैसी, उसे लेके आते हैं और वो हार्वेस्टर क्या करता है, सारी की सारी फसल को 2-4 घंटे में ही काट देता है, ठीक है? इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द अगेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। अब बेटा हार्वेस्टेड क्रॉप में देखो, ये हार्वेस्टर, ये कंबाइन है ना, देखो ये कंबाइन है, ये एक तरीके का हार्वेस्टर ही कह सकते हो आप इसे। तो ये क्या करता है कि भैया ये जितने भी सीड्स हैं ना आपके, जैसे हार्वेस्ट कर लिया आपने फसल गेहूं की, तो उसके ऊपर ना छिलका सा होता है गेहूं के, उन्हें निकालने के लिए भी आगे काम करना पड़ता है, उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। ठीक है? जैसे वो चाफ होती है, जो चावल के ऊपर, सॉरी, गेहूँ के ऊपर जो छिलका होता है ना, उसको इंग्लिश में चाफ कहते हैं, उसे उतार दिया जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। अब देखो बेटा, कंबाइन ये नीचे है, ये देख रहे होगे आप येलो कलर की। इस कंबाइन का मेन मकसद क्या होता है कि गेहूँ को अच्छे तरीके से उसके सीड्स को बाहर निकालना, ठीक है? विच इन द फैक्ट एज ए हार्वेस्ट एज वेल एज थ्रेशर। तो बेटा यही काम कर देगा आपका हार्वेस्टर का और एज वेल एज थ्रेशर का। फिगर 1.8 में आप देख सकते हो। अब आपको इसके ऊपर अगर कोई प्रोजेक्ट भी बनाना पड़े क्लास में, तो आप इजीली बना सकते हो। चलिए बेटा आगे हम देखते हैं। आगे है हमारा, आफ्टर द हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन अ फील्ड which are burned by the farmer. Paheli is worried. She knows that it cause pollution. It may also catches a fire and damage the crop laying इन द फील्ड। अब देखो क्या कहते हैं, जब फसल काट ली जाती है ना, तो उसके जो सूखे हुए पेड़ पौधे हैं वो वहीं पे पड़े हुए हैं, ठीक है? ये ना कहते हैं स्टब्स, ठीक है? तो वो कहती है कि जब किसान इन्हें आग लगाता है, तो क्या इससे पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, क्या होता है, क्या ये यूज़फुल हैं भी या नहीं भी हैं? इस बारे में ये जो हमारी लड़की है ना, ये मुँह पे हाथ रख के बड़ी परेशान है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, फार्मर्स विद अ स्मॉल होल्डिंग ऑफ अ लैंड डू नॉट सेपरेट्स द ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। अब देखो बेटा, जो फार्मर होते हैं ना, छोटे छोटे जिनके पास खेत होते हैं, ज़्यादा बड़े खेत नहीं होते, वो सेपरेट नहीं कर पाते अच्छे से गंदगी जो होती है ना गेहूं में, अंदर फंसी हुई छोटे छोटे वो तिल्ले से। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग। विनोइंग एक तरीके से क्या है? विनोइंग यानी कि अलग करना। गंदगी जो होती है ना, कूड़ा करकट होता है, जो छिलका होता है गेहूं का, गेहूं में मिक्स हो जाता है, उसे विनोइंग के प्रोसेस से साफ किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अ क्लास सिक्स्थ। देखो विनोइंग मशीन देखो नीचे बनी हुई है, इसमें एक तरफ वो डालते हैं तो हवा चलती, दूसरी तरफ से वो ढेरी में जो गंद है वो उड़ उड़ के दूर चला जाता है और हमारे पास क्या लगता है, एकदम अच्छी चीज़ लगती है, ठीक है? देखिए, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, तो ये एक अलग सा ही कॉन्सेप्ट है, आ चुका है। हार्वेस्टिंग का फेस्टिवल कौन सा होता है? आफ्टर 3 और 4 मंथ्स ऑफ अ हार्ड वर्क देन केम द डे ऑफ द हार्वेस्टिंग। देखो 3-4 महीने के बाद, जब तक किसान अच्छे से खेती में मेहनत करता है, उसके बाद दिन आता है उस फसल को काटने का। द साइट ऑफ द गोल्डन फील्ड्स स्टैंडिंग क्रॉप, यानी कि सोने की तरह लहराती हुई फसलें खेतों में, ये हमने जो कहावतें सुनी है ना, ये वही वर्ड है यहाँ पे, ठीक है? fills the heart of the farmer with joy and
सेंसेस ऑफ वेलबींग। जब वो अपनी लहराती हुई सुनहरी फसलों को देखता है ना खेत में, तो वो खुश हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, यार मेरा मेहनत फल लाई। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव ब्रोन फ्रूट्स एंड इट इज़ अ टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय द लिटिल। वो कहता है जो भी मैंने मेहनत करी है पिछले सीजन में, वहाँ पे अब मेहनत मेरी रंग लाई है और अब मेरे को कुछ ना कुछ मुनाफा तो होगा ही। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस द ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब बेटा खाली वो किसान ही इस चीज़ की खुशी नहीं मनाता, पूरी इंडिया इस चीज़ की खुशी मनाती कि गेहूं की फसल कटने वाली है। क्यों? क्योंकि हमें भी तो गेहूं चाहिए ना, हमें भी तो खाना खाना है ना, चाहे हम किसान हैं या नहीं हैं। लेकिन किसान अगर गेहूँ नहीं बोएगा तो हम खाएँगे कहाँ से? ज़ाहिर-सी बात है ना। आप कहेंगे सर हम तो मार्केट से लेके खाएँगे, लेकिन मार्केट में गेहूँ कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली किसान नहीं लगाएगा। अगर किसान को नुकसान हो गया तो कहाँ से आएगा? कहीं से नहीं आना, है ना? भैया किसान का होना बहुत ज़रूरी है देश में, वही हमारा अन्नदाता है, ठीक है? चाहे पैसे से हम उससे हर चीज़ खरीद लें, लेकिन अगर वो बोएगा नहीं, वो लगाएगा नहीं तो हम खाएँगे क्या? ठीक है? सोचना इस बारे में। Men and women celebrate it with the great enthusiasm, especially festival associated with the harvesting season like Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, नबन्या एंड बिहू। तो भैया ये अलग-अलग प्रांतों के, अलग-अलग राज्यों के, अलग स्टेट्स के अलग-अलग त्योहार हैं, जो कि हार्वेस्टिंग के दौरान मनाए जाते हैं वहाँ के किसानों के द्वारा। तो बेटा अगला हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो स्टोरेज का शुरू होता है। आई थिंक स्टोरेज के वाले वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो अभी तक अगर आप बच्चों को कोई चीज़ समझ में ना आई हो जो भी मैंने पढ़ाया है इस चैप्टर में, इस वीडियो में, इससे रिलेटेड प्रीवियस सारी वीडियो में, तो बेटा आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दिया जाएगा। एंड जाते-जाते एक बार आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप सबके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो स्टडी करिए और टॉप कीजिए क्लास में, माँ-बाप का नाम रोशन कीजिए। और इसी के साथ-साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ से आप एजुकेशन को हासिल कीजिए। ओके बच्चे, गुड बाय।